Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे एम्पैथी को बढ़ाने के जो तरीके हैं उनके बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हम ले चुके हैं कि एम्पैथी क्या होती है, परानुभूति क्या होती है, परानुभूति के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम व्यक्ति में परानुभूति को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, खुद में हम अपने आप में हम परानुभूति को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परानुभूति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने का। जैसे आपको ये बताया गया है कि जब हम दूसरों को देते हैं, जब हम दूसरों को साथ चीज़ें शेयर करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हमारे अंदर देने का भाव होता है, यानी कि दूसरे की समस्या को हम समझकर, उसे जानकर, उससे उस समस्या से निकालने की जब कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है, हमारी वेलबींग को अच्छा करती है, हमारे अंदर संतुष्टि का भाव लाती है, हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग लाती है जो कि निरंतर बनी रहती है। तो परानुभूति केवल दूसरों के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति के अंदर परानुभूति का भाव है वह व्यक्ति भी उससे फ़ायदा लेता है। अर्थात उस परानुभूति से अभिप्रेरित होकर जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है तो इससे उसे भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। अन्यथा मन में कहीं ना कहीं ग्लानि का भाव रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो जीवन में कभी किसी की मदद नहीं करते, कभी किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, वो चाहे कितने ही पैसे या पावर में बहुत अच्छे हों, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा या पावर आ भी जाए, तो भी उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। जबकि एक यदि गरीब व्यक्ति भी है, वो अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी किसी को दे रहा है, तो नेचुरल है उसके मन में एक बहुत सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी। उसे लगेगा कि उसने दूसरों के लिए कुछ किया। तो ये परानुभूति बहुत इम्पॉर्टेंट है सहायतापरक व्यवहार को जागृत करने, बनाए रखने के लिए, और इस सहायतापरक व्यवहार से ही आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि परानुभूति जो कि दूसरे की भावनाओं या संवेगों को समझकर, उनको साझा करके और उन भावनाओं के आधार पे उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए उसकी सहायता करना होता है। और इसके अंदर व्यक्ति जो जितना अधिक आप परानुभूति दिखाता है, वो नेचुरल है उतना ही अधिक चैरिटी की भी कोशिश करता है। पिछले वाले अध्ययन में हमने देखा कि व्यक्ति में जितनी ज़्यादा परानुभूति की फीलिंग होगी, वो उतनी ही ज़्यादा दूसरे की तकलीफ़ को अपना समझ पाएगा और दूसरे व्यक्ति को उस तकलीफ़ से निकालने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत जो लोग संवेदनशील नहीं होते, जो लोग परानुभूति नहीं दिखाते, जैसा कि मैंने कहा, वो लोग आत्म केंद्रित हो जाते हैं, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें लोगों में या समाज में भी एक बहुत ही सेल्फिश इंसान के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से परानुभूति जो है वो बढ़ाना हमारे लिए आवश्यक भी है। और क्योंकि ये सोशल नॉर्म्स का एक हिस्सा है, परानुभूति हमारे सामाजिक नियमों या सामाजिक मानकों के अंतर्गत होता है। हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, समाज में लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे। ये एक अनकहे या अलिखित सोशल नॉर्म्स हैं जिन्हें हमें मानना होता है। तो इन्हें बढ़ाने के लिए क्या किस तरीके के काम किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक तो जो एम्पैथी का फैक्टर है वो आप में बाय बर्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि बताया, जब व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ, वैसे वैसे वो काफ़ी कुछ एम्पैथेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सीखता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसको बढ़ाने के कुछ तरीकों के बारे में, जो कि 8 बताए गए हैं। पहला जो है, स्वयं को चुनौती दें, यानी चैलेंज योरसेल्फ। इसमें ये कहा गया है कि आपको अपने आप को नए नए कार्यों के लिए चैलेंज करना चाहिए। व्यक्ति को निरंतर नए नए कार्यों से अपने आप को जोड़ना चाहिए, नए कार्यों को सीखना चाहिए। इससे क्या होता है, हर नए कार्य को सीखने के लिए नेचुरल है कि आपको किसी न किसी की सहायता चाहिएगी। जब आप वो काम करेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि उस काम की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। और जब आपके सामने उस क्षेत्र से संबंधित, उस कार्य से संबंधित कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। एक छोटा सा ही एग्जाम्पल लें, यदि आप
एक्सरसाइज करना सीख रहे हैं या आप डांस ही सीख रहे हैं, तो नेचुरल है डांस में कितने ही ऐसे स्टेप होंगे जो आपको स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। आपको आपका कोच सिखाएगा या आपके साथ वाले होंगे वो सिखाएंगे, ट्रेनर सिखाता है। तो धीरे धीरे आपको समझ आता है कि डांस के अंदर क्या स्टेप्स मुश्किल हैं, जो दिक्कत से होते हैं, देखने में बहुत आसान लगते हैं। जब बाहर बैठा कोई व्यक्ति देख रहा होता है, अरे ये सिंपल सा ही तो था, एक सिंपल फ्लिप ही तो करना था। लेकिन वो फ्लिप करना, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, ये एक डांस करने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। तो जब आप अपने आप को चुनौती देंगे, नई नई फील्ड से आप, नए नए कार्यों से आप अवगत होंगे, नए नए कार्यों को सीखेंगे, तो नेचुरल है उस कार्य में लगने वाली एफर्ट्स, उस कार्य में लगने वाली क्षमताएं, उस कार्य में लगने वाली जो उसमें कार्य में आने वाली दिक्कतें, समस्याएं, इन सब से आप रूबरू होंगे, उन सब से आप समझेंगे। और जब आपके सामने कोई नया व्यक्ति उस तरीके का आएगा, तो नेचुरल है आप ज़्यादा एम्पैथेटिक होकर उसकी बात को समझ पाएंगे कि ये कैसे नहीं कर पा रहा है या इसे इस वक्त किस मदद की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप नए काम सीखेंगे, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, कोई भाषा सीखना हो, एक्सरसाइज हो, कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड भी, जैसा है कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको एक पेपर इजी लग रहा है, एक टफ लग रहा है, तो जब आप दूसरे पेपर की टफनेस समझेंगे और उसमें जब आप दूसरे की मदद लेंगे, तो नेचुरल है जब आपके जूनियर्स आएंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ यार ये पेपर टफ है और मैं बताता हूँ तुम्हें हमने कैसे तैयारी की थी। तो ये चीज़ है कि स्वयं को चुनौती देने से आप कई चीज़ें नई सीखते हैं और उन नई सीखने से आप में भी दूसरे कार्यों के प्रति समझ बढ़ती है कि इन कार्यों में क्या क्या हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। दूसरा है अपने सामान्य वातावरण से बाहर निकले। जनरली हम लोग क्या होता है कि अपने कंफर्ट एरिया में रहना पसंद करते हैं। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में वहीं रहना चाहते हैं। हम जिस जॉब में हैं वहीं रहना चाहते हैं। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहीं रहना चाहते हैं। हम ज़्यादा, आजकल तो काफ़ी लोग घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि नहीं, हम हमारी हमारी जगह रह लें, वहीं आसपास की चीज़ें देख लें, हमें नहीं पसंद है दूसरी जगह जाना, पता नहीं वहाँ क्या हो जाए, पता नहीं वहाँ हम समस्या में आ जाएं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग घूमना फिरना कम पसंद करते हैं। लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। आपको दूसरे स्थानों पे दूसरी संस्कृतियों को देखना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, जिनसे भी आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, आपको पता चलती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएँ, बहुत अच्छा लगता है टीवी पे बैठ के कश्मीर की वादियाँ देखना या हिमाचल की वादियाँ देखना। लेकिन अगर आप एक बार वहाँ जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कश्मीर, हिमाचल घूमने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ का रहन-सहन कितना टफ़ है, वहाँ के लोग कितनी मुश्किलों का सामना रोज़ करते हैं। तो ऐसे में जब आप उनकी समस्याएँ देखेंगे, तो आप एम्पैथेटिक होकर सोच सकते हैं उनके बारे में। इसके अलावा तीसरी चीज़ है गेट फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया लें। आप अपने रिलेशनशिप स्किल्स के बारे में अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, अपने कलीग से, इन सब से आप फीडबैक ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप कितने सिंपैथेटिक हैं। ये आप स्वयं डिसाइड मत करिए कि नहीं मैं तो बहुत एम्पैथेटिक, बहुत सिंपैथेटिक हूँ, मैं तो बहुत ही लोगों की मदद करता हूँ, मेरे में तो बहुत परानुभूति है। ये आपको नहीं पता चलेगा। आप इसके बारे में फीडबैक लीजिए, आप अपने दोस्तों से, आप अपने साथ वाले लोगों से, परिजनों से जो आपके नियर एंड डियर हैं, आप उनसे पूछिए कभी-कभार कि वो आपको कैसे जज करते हैं। वो कैसा समझते हैं कि क्या आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं? क्या आप लोगों की फीलिंग्स समझते हैं? तब वो उनका जो फीडबैक आएगा वो रियल फीडबैक होगा और उससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे और अपने एम्पैथेटिक बिहेवियर को और बढ़ाने के लिए काम कर पाएंगे। यदि वो ये कहते हैं कि नहीं आप बहुत एम्पैथेटिक है, तो नेचुरल इससे भी आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी इस क्वालिटी को और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा है एक्सप्लोर द हार्ट नॉट जस्ट हेड, यानी कि सिर्फ आप सोच ही सोच पे कार्य मत करिए, आप अपने दिल की भी सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग कहता है नहीं, दिमाग बहुत कैलकुलेटिव होता है, वो हर चीज़ फ़ायदा नुकसान लेकर चलता है, क्योंकि दिमाग लॉजिकल सोचता है। तो दिमाग जो है वो बिल्कुल लॉजिकल वे में चलता है कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा है तो हम करेंगे, इस चीज़ में नुकसान है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन दिल जो होता है वो इमोशनल होके सोचता है। जैसा कि हर जगह आपने पढ़ा भी होगा कि दिल बिल्कुल इमोशनल होता है, वो संवेगों से चलता है। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम लाभ और हानि देखते रहें, हमें
अपने इमोशंस को भी सेटिस्फाई करना होता है। तो यदि आप किसी को परेशानी में देख रहे हैं, आप दिक्कत में देख रहे हैं, तो नेचुरल है आपका हार्ट भी, आपका दिल भी उस इमोशन से गुजरता है और यही एम्पैथी है और इससे प्रेरित होकर आप उसकी सहायता करते हैं। तो आपको अपना हार्ट भी एक्सप्लोर करना चाहिए, न कि केवल माइंड को या ब्रेन को। दूसरी जो स्थिति है वो है दूसरों की मन स्थिति में स्वयं को ढालें। ये बहुत आवश्यक है कि आप दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझें। एक एम्पैथेटिक पर्सन होने के लिए आपको बहुत अधिक आवश्यक है कि आप समझें तो सही कि दूसरा उस परिस्थिति में कैसा फील करता है। और ये आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आप उस दूसरे व्यक्ति से ही पूछें कि यदि वो उदास है, यदि वो गुस्से में है, यदि वो कोई परेशानी में है, तो आप पूछें लोगों से कि उनको कैसा लग रहा है, वो क्या फील करते हैं, क्यों उन्हें ऐसा लगता है। ये सब जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आप दूसरे को अधिक अच्छा समझ पाएंगे, उसके परिप्रेक्ष्य को अधिक समझ पाएंगे, दूसरे की स्थिति, दूसरे के किस्से, दूसरे के अनुभव आप जानिए। कोई बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है तो सिर्फ ये मत देखते रहिए अच्छा बहुत सक्सेसफुल है, इसको तो सक्सेस मिल गई, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, उसका स्टोरी जानने की कोशिश कीजिए। और ये कोई मैं बड़े महान लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति अपने आप में किसी स्तर पर सफल है और उस सफलता के पीछे उसके कई कई दिनों की, कई सालों की मेहनत होती है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। तो इसके लिए आपको कोई बड़ा भारी किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी महान व्यक्ति की स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है। वो तो होती है, पब्लिक डोमेन में होती है वो स्टोरीज़, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो आपकी मदर ही हो, वो किस परिस्थिति से, कैसे जगह से आई, उन्होंने किस तरीके से घर सँभाला, कैसे उन्होंने अपना पूरा घर बनाया, कैसे वो सबका ध्यान रखती है, ये उनकी सक्सेस स्टोरी है। आप उससे भी प्रेरणा ले सकते हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ करके लो इंसान आगे बढ़ा है, क्या-क्या चीज़ करके, क्या-क्या फ़ेस करके वो इस स्थिति में पहुँची है। तो नेचुरल है, इससे आपके मन में उनके प्रति एम्पैथी जागृत होगी। कभी बैठकर पूछिए अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से कि वो लोगों की लाइफ स्टोरी क्या है, क्या वो फ़ील करते हैं। लाइफ स्टोरी तो शायद आपको पता होगी कि ठीक है, ये जॉब करते थे और अब साहब रिटायर हो गए, अब बैठे हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए कैसे जॉब लगी, क्या मेहनत की, पढ़ाई उस ज़माने में किस तरह मुश्किल से होती थी। तब आपको एक एम्पैथी डेवलप होगी कि वो किस परिस्थितियों से निकल कर आए हैं और उन्हें आज किस सहायता की ज़रूरत है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है अपने पूर्वाग्रहों की जांच। यानी कि कई बार होता है हम बिना बात के ही पार्शल हुए रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी चीज़ लें तो हम ये मानकर चलते हैं कि फादर इज़ रफ एंड टफ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मदर की तो फिर भी हम मदद करने की कोशिश कर लेते हैं घर पे आके कि नहीं ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन फादर के लिए हम ज़्यादा नहीं सोच पाते, क्यों? क्योंकि ये पार्शियलिटी बचपन से हमारे दिमाग में रहती है कि नहीं फादर हैं तो वो तो सब कर ही लेंगे, वो तो अपने आप कर ही लेंगे। लेकिन कई बार उन्हें भी ज़रूरत होती है हेल्प की। अब जो अगर आप लोग जैसे फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो नेचुरल है कि आप लोग उस लेवल पे तो हैं कि उनकी परेशानी समझ सकें। अब उन्हें कुछ अपने बिज़नेस की या नौकरी की परेशानी है या कुछ है, या परेशानी भी नहीं लेकिन हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। बिना उनके कहे उनकी गाड़ी साफ़ कर दी, क्योंकि आपको लगता है कि सुबह-सुबह अगर उनको ऑफ़िस जाना है या करना है, तो उनको गाड़ी अगर साफ़ मिल जाए, तो कहाँ दिक्कत है। लेकिन आजकल के जैसे जो जनरेशन है, उसको अगर पिता कह भी दे तब भी दिक्कत होती है, अरे क्या सुबह-सुबह जगा के आप कर रहे हो? एक बार आप एम्पैथेटिकली सोचिए कि सुबह-सुबह वो उठ के घर के सारे काम करके शाम को आते वक़्त क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनाकर, ऑफ़िस की टेंशन दिमाग में लेके घर से वो 8 बजे या 9 बजे निकल भी जाते हैं। और आपको 8 या 9 बजे अगर ये बोल दिया जाए कि 2 मिनट के लिए गाड़ी साफ़ कर दें या पिताजी के जूते साफ़ कर दें या उनकी टिफ़िन अरेंज करने में हेल्प कर दें, तो आपको दिक्कत आ जाती है। तो दैट मीन्स यू आर नॉट एम्पैथेटिक। तो आपको एम्पैथेटिक होने के लिए उनको अपने पूर्वाग्रहों की जांच करनी होगी। आपको चेक करना होगा कि ये ऐसा नहीं है कि पापा सब काम आराम से कर ही लेते हैं, उनकी भी एक एज आ रही होगी। तो ये इस तरीके के कई पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में, कई, एक नहीं कई। तो जैसे सड़क पे गिरा हुआ है, हमारा एक पूर्वाग्रह होता है कि अगर लड़की है तो मदद कर दी जाए, लड़का होता है तो नहीं। क्यों भाई, लड़के को ज़िंदा रहने का या उसे टाइम पे ट्रीटमेंट मिलने का हक नहीं है?
तो ये चीज़ों के पूर्वाग्रहों की आप अपनी जांच करें। जो आपके एज, जेंडर, जाति के आधार पे जो पूर्वाग्रह बने हुए हैं उन्हें आप तोड़ें, तभी आप और अधिक एम्पैथेटिक हो पाएंगे। और इसके अलावा अपनी जिज्ञासा की भावना पैदा करें अपने आप के अंदर। ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग अपने, क्योंकि हम लोग सब, हमारा एक माइंड सेट होता है और हम उसी माइंड सेट से सोचते हैं, तो उसको चेंज अगर नहीं भी करना है तो उसको थोड़ा विस्तृत करिए, उसको थोड़ा और बढ़ाइए। और उसके लिए जिज्ञासा, आप जानिए। हम सिर्फ फॉर एग्जांपल कास्ट है, हम अपनी कास्ट के हिसाब से सोचते रहते हैं, हाँ ऐसा होता है, लेकिन अदर कास्ट में क्या कस्टम्स चलते हैं, क्या उनके यहाँ परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, और वो किस उन परंपराओं से क्या कभी उनको कोई दिक्कत है, या उनको क्या हमें समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को किस तरह समझना चाहिए। तो ये आप अपने क्यूरियोसिटी जागृत करके ही कर पाएंगे। क्यूरियोसिटी से नॉलेज मिलेगी और नॉलेज से ही आपको और अधिक एम्पैथेटिक हो पाएंगे, आपको सिचुएशन समझ आएगी। इसके अलावा बेहतर प्रश्न पूछें। ये क्यूरियोसिटी का ही एक भाग है कि आप अपने आसपास के लोगों से अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस कि उनको कैसा फील होता है, वो किस तरीके की हेल्प आपसे चाहते हैं, ये पूछना पड़ता है। कई बार होता है कि सामने वाला व्यक्ति बताना नहीं चाहता कि उसे कोई सहायता की ज़रूरत है, लेकिन यदि आप एम्पैथेटिक हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक सेंसिबल क्वेश्चंस के तौर पे आप अपनी मदद उसे देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ 8 तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपने एम्पैथेटिक बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।